Hi everyone, welcome to the session. So in this session, I want to discuss about the job responsibilities of the cloud administrator in the company. So let's get started. So here I want to clarify that what kind of jobs are actually there in the market when you step in as a cloud admin, and what will be your job responsibility at various levels, at various stages. So this is what I want to discuss, and I want to give you the clarity on this part. So let's talk about this. So the very first thing is we have to understand what kind of jobs are available in the market. Like when we talk about cloud, so what does cloud admin do? So I will talk about very general scenario first, then we will be talking about some different levels. Like we will discuss about what does entry level cloud administrator do, then we will talk about what does mid level cloud administrator do, then we will be discussing about the senior people like who are on L3 or L4 level in cloud, then we will discuss about some lead engineers role, architect roles, or SME roles. So this is something I want to discuss, and I will give you some brief idea about the salary stages also. So this is what I want to discuss. So let's get started. So the very first thing that I want to clarify here is when you step in for the cloud job, जब आप cloud की job ढूंढते हो या फिर आपकी जब job लग जाती है, for example, let's say you have got a job as cloud administrator. अब आपका level कुछ भी हो सकता है, doesn't matter. होता क्या है व्हेन यू गो टू द कंपनी, सो कंपनी के होते हैं बिजनेस, लाइक दे हैव डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स ऑफ बिजनेस. अगर मैं क्लाउड की बात करूं कि वो क्लाउड को किस तरीके से वहां पे यूज कर रहे हैं, सो जनरली व्हाट हैपेंस, द वेरी फर्स्ट थिंग इज द डिप्लॉयमेंट एंड ट्रबल शूटिंग जॉब. क्लाउड में अगर आप बात करो जॉब की, अगर आप एक क्लाउड एडमिन बन चुके हो, आपका कोई भी लेवल है, तो डिप्लॉयमेंट एंड ट्रबल शूटिंग एक कैटेगरी होती है जहां पे आपका मेजरली काम हो जाता है. यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ द थिंग्स. डिप्लॉयमेंट का मतलब है आपको कोई चीज क्रिएट करनी होगी एज्योर पे या एडब्ल्यूएस के ऊपर या जीसीपी के ऊपर. सो जो भी क्लाउड प्लेटफॉर्म आपने चूज किया है, उस पर्टिकुलर क्लाउड प्लेटफॉर्म पे यू विल बी इन चार्ज ऑफ डिप्लॉयमेंट. मतलब आपका काम होगा डिप्लॉयमेंट करके दो. डिप्लॉयमेंट इन द सेंस कोई रिक्वेस्ट आ गई, कोई टिकट आ गई कि वीएम डिप्लॉय करके दो, या EC2 इंस्टेंस बना के दो, S3 बकेट्स बना के दो, या स्टोरेज बना के दो एज्योर पे, या फिर लेट्स से लोड बैलेंसर डिप्लॉयमेंट करके दो. सो कोई भी रिसोर्स की डिप्लॉयमेंट, दैट विल बी योर जॉब इफ यू आर ऑन दिस काइंड ऑफ रोल्स. एंड ट्रबल शूटिंग, अगर बिजनेस में किसी भी टाइप का क्लाउड से रिलेटेड इशू आता है, देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रबल शूटिंग. तो एक जॉब तो ये होती है. और ये वाली जो जॉब होती है, दिस इज समथिंग वेयर यू विल डू अ लॉट ऑफ डिप्लॉयमेंट. मतलब डिप्लॉयमेंट का अगर आपको काम मिल गया किसी कंपनी में क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर में, तो समझ लो यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर, बिकॉज यू विल बी डिप्लॉइंग द थिंग्स फ्रॉम द स्क्रैच. सो आप बहुत सारी चीजों की डिप्लॉयमेंट्स कर रहे होगे, सो यू विल हैव द आइडिया, यू विल ग्रो. जैसे मान लो आपको एक टिकट आ गई दैट यू हैव टू क्रिएट वन ऑफ द स्टोरेज in Azure, and you have to provide the secure access to the user, so that user should be able to access that from the company network only. अब इस टाइप का आपको आर्किटेक्चर डिजाइन करना है या फिर डिप्लॉयमेंट करनी है, तो आप अपना दिमाग लगाओगे, यू विल डू द रिसर्च, यू विल बी क्रिएटिंग द स्टफ्स. आप चीजों को क्रिएट कर रहे होगे वहां पे, एंड यू विल लर्न अ लॉट ऑफ इन्स एंड आउट्स. वहां पे बहुत सारे इश्यूज आएंगे उस डिप्लॉयमेंट के टाइम पे, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको रेफर करने पड़ेंगे, आपको जो है SOPs बनाने भी पड़ेंगे फॉर द फ्यूचर इंजीनियर्स. तो इस टाइप की जो जॉब होती है, यहाँ पे सीखने को बहुत मिलता है. व्हेन यू आर इंगेज्ड इन अ लॉट ऑफ ट्रबल, लॉट ऑफ डिप्लॉयमेंट जॉब, जब आपको अपने क्लाउड एडमिन रोल पे बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट्स करने को मिल रही है, तो यहाँ पे ग्रो ग्रोथ बहुत जल्दी होती है. मीन्स यू विल लर्न अ लॉट ऑफ डिप्लॉयमेंट स्टफ्स, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स, रियल लाइफ, यू कैन से एग्जीक्यूशन. तो ये सब चीजें आप यहाँ सीखते हो. प्लस ट्रबल शूटिंग, ट्रबल शूटिंग के टिकट्स भी आप ही हैंडल करोगे. फॉर एनी इश्यूज द टिकट्स विल कम, यू हैव टू गो, यू हैव टू डू द ट्रबल शूटिंग ऑन द एनवायरमेंट. सो जनरली जो इस टाइप की जॉब होती है जहाँ पे डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा करने को आपको मिलेंगे देखने को, सो ये जॉब्स बहुत ज्यादा जो होती है वो प्रोडक्शन, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में होती है. तो जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती है, in those companies you will see mostly the deployment related
स्कोप्स, मतलब डिप्लॉयमेंट बहुत होते हैं क्योंकि उनका खुद का प्रोडक्ट्स है, वो उसको अपने स्क्रैच से बना रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं. सो यू विल बी लर्निंग अ लॉट ऑफ स्टफ्स इन द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज. एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाना इतना इजी जॉब नहीं है, बिकॉज द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आर एक्चुअली लुकिंग फॉर द पीपल, और दे हायर द पीपल हु आर वेरी मच टेक्निकल. मीन्स दे हैव गॉट कोर टेक्निकल स्किल्स. सो जिन बंदों को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाना है, दे हैव टू वर्क ऑन शार्पनिंग देयर टेक्निकल स्किल्स, क्योंकि वहाँ पे टेक्निकल स्किल्स आपकी एकदम स्पेशलाइज लेवल पे होनी चाहिए. यू मस्ट हैव द नीश, और तभी आप इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे एंड उसके बाद आप वहाँ पे सरवाइव कर पाओगे. बिकॉज इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज दे डोंट केयर अबाउट the service contracts, they care about building a better project or better product or better application you can say. So उस टाइप के एनवायरनमेंट में डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होती है. So जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा पाओ. Sometime in the initial years maybe you have to spend your time in the सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस. उसके बाद जब आपकी टेक्निकल स्किल्स आप धीरे धीरे डेवलप करते हो, या फिर आपने बहुत सारे अलग अलग लेवल पे कोर्सेज करा है, बहुत ज्यादा लर्निंग करी है, डेप्थ में चीजों को सीखा है, इम्प्लीमेंट किया है, देन यू कैन रोल आउट टू द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. कुछ कुछ होते हैं जो स्टार्टिंग में ही प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में दे विल गेट द अपॉर्चुनिटीज बिकॉज दे आर टेक्निकल इनफ, एंड सम टाइम दे आर लकी ऑल्सो. सो अगर इस टाइप की आपकी जॉब है जहाँ पे डिप्लॉयमेंट्स बहुत है, ट्रबल शूटिंग भी है साथ में, देन यू विल लर्न एंड ग्रो लाइक एनीथिंग. सेकेंड कैटेगरी होती है कुछ ऐसी जॉब्स जहाँ पे डिप्लॉयमेंट्स बहुत कम है, बट यू आर बेसिकली हायर्ड फॉर अ लॉट ऑफ ट्रबल शूटिंग एंड सपोर्ट. मतलब आप हायर हुए हो, बहुत ज्यादा ट्रबल शूटिंग की टिकट्स आपके पास आ रही है, लाइक वीएम इज नॉट गेटिंग कनेक्टेड, देर इज ए latency issue across the VM, the user is unable to connect with the storage account, the load balancer is showing the health failure for the nodes, there is a high pressure on the cluster. How will you handle? So these kind of, like, if there is any, if there is a job where you are getting a lot of troubleshooting cases, जहाँ पे आपका काम डिप्लॉयमेंट का बहुत ही कम है, मतलब बहुत रेयर होता है कि आप कुछ बनाते हो, आप कोई सर्वर डिप्लॉय कर रहे हो, आप कुछ स्टोरेज पे कनेक्टिविटी कर रहे हो, आप कोई सिक्योर सर्विस एंड पॉइंट या प्राइवेट एंड पॉइंट कनेक्ट कर रहे हो, सो बहुत अगर रेयर है. और अगर आप ट्रबल शूटिंग पे बहुत ज्यादा काम करते हो, सो यू आर इनटू द ट्रबल शूटिंग एंड सपोर्ट. और इस टाइप की जो जॉब होती है मेनली, इन जॉब्स में क्या होता है, इन जॉब्स में इस तरीके से होता है कि आप लेट्स से यू आर वर्किंग फॉर ए कंपनी कॉल्ड एबीसी. आप एबीसी कंपनी में काम कर रहे हो एंड यू आर द क्लाउड एडमिन. और एबीसी कंपनी जो है, दे आर प्रोवाइडिंग द सपोर्ट टू अनदर कंपनी कॉल्ड XYZ. एक XYZ करके कंपनी है, इनको आईटी का सपोर्ट चाहिए था, तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया एबीसी के साथ, बिकॉज एबीसी इज लाइक ए टेक सपोर्ट कंपनी, इट्स लाइक ए सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन. तो आप यहाँ पे क्लाउड एडमिन हो, और XYZ के अंदर भी टीम है, दे ऑल्सो हैव द क्लाउड टीम. इनकी क्लाउड टीम जो है, इसको हम कहते हैं इन हाउस टीम. तो इनकी जो इन हाउस टीम है, जब भी कोई डिप्लॉयमेंट करनी होती है, जब कुछ क्रिएट करना होता है XYZ कंपनी के लिए, तो ये लोग कर देते हैं. और अगर कोई छोटा मोटा इशू आता है तो ये लोग उसको भी ट्रबल शूट कर लेते हैं, बट जब कुछ अलग लेवल का कोई कॉम्प्लेक्स इशू आ जाता है, सो दे रेज द टिकट टू योर कंपनी. फिर आपका जो क्लाउड एडमिन है वो उस इन्वायरमेंट में ट्रबल शूटिंग में हेल्प करता है इनको. तो ये डेवलपर्स हो सकते हैं, या आईटी टीम हो सकती है, या कोई बिजनेस यूनिट्स के मेंबर हो सकते हैं. तो अगर आप इस टाइप की जॉब में हो कि ट्रबल शूटिंग एंड सपोर्ट बहुत ज्यादा आपको देखना पड़ता है, तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट्स मेजरली आपको कम मिल रही है. और इसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्रबल शूटिंग करने के लिए बेसिकली हमारा जो फंडामेंटल है, हमारी जो टेक्निकल स्किल है, अगेन इट शुड बी स्ट्रांग इनफ. क्योंकि आप कोई इशू को ट्रबल शूट करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको उसको रीप्रो करना पड़ता है. आपको पता होना चाहिए कि यार बैकएंड में कनेक्टिविटी है कैसे एक्चुअल में, हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, तभी तो आप ट्रबल शूट करोगे. तो ट्रबल शूटिंग अगर आप मेजरली कर रहे हो, तो आपकी पहले से ही कमांड होनी चाहिए, आपका सॉलिड प्रैक्टिकल पहले से ही होना चाहिए, तब जाके आप एक अच्छी ट्रबल शूटिंग कर पाओगे. अदरवाइज फिर आप उसमें ग्रो नहीं कर पाओगे. इफ यू डोंट हैव द फंडामेंटल क्लैरिटी, इफ यू डोंट हैव द डिप्लॉयमेंट क्लैरिटी, फिर ट्रबल शूटिंग तो आप चलो गूगल से, चैट जीपीटी से, बहुत जगह के आजकल सोर्सेज हो गए हैं, यू आर एबल टू डू ऑलमोस्ट 40-45% ऑफ ट्रबल शूटिंग नाउ इट इज. बट ग्रो नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका हैंड्स ऑन नहीं रहेगा. तो अगर आप ऐसी जॉब में काम करते हो, दैट्स ओके, क्योंकि ट्रबल शूटिंग से यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू विल बी डीलिंग विद अ लॉट ऑफ इश्यूज ऑन डेली बेसिस. बट उसके साथ ही साथ यू हैव टू वर्क ऑन योर बेस.
क्योंकि ट्रबल शूटिंग में आप मोस्टली इश्यूज को फिक्स कर रहे हो बट डिप्लॉयमेंट्स पे काम नहीं कर रहे हो ज्यादा। तो डिप्लॉयमेंट्स के लिए जो है आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, मतलब आप खुद ही अपने सेल्फ पोर्टल्स में प्रैक्टिकल करते रहो, आई वुड सजेस्ट। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सब लोगों को ऐसी कंपनी मिले जहाँ पे डिप्लॉयमेंट्स बहुत ज्यादा हो। मोस्टली जॉब ट्रबल शूटिंग एंड सपोर्ट्स में ही होती है, मोस्टली जॉब्स। क्योंकि डिप्लॉयमेंट का जो मेजर काम है, मैं मेजर की बात कर रहा हूँ कि 80% डिप्लॉयमेंट कर रहे हो आप, तो वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाके ही होता है। सर्विस बेस्ड कंपनीज के अंदर भी आप डिप्लॉयमेंट करते हो, बट वहाँ पे आउटसोर्सिंग वाला काम हो जाता है, तो कुछ काम जो है दूसरी टीम कर रही है, कुछ काम दूसरी टीम कर रही है, और ट्रबल शूटिंग मेजरली आप कर रहे हो। तो इस तरीके से मिक्सअप काइंड ऑफ रोल होते हैं। बट अगर आप ट्रबल शूटिंग भी कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू टू ग्रो इन योर फ्यूचर। बट ट्रबल शूटिंग के साथ साथ वर्क ऑन योर प्रैक्टिकल स्किल्स, आप खुद से चीज़ों को सीखो, खुद अपने इन्वायरमेंट में, अपने लैब में उसको साथ साथ इम्प्लीमेंट करते रहो। और ट्रबल शूटिंग से आप बहुत कुछ सीखोगे, बिकॉज यू विल बी डीलिंग विद अ लॉट ऑफ इश्यूज। तो ये भी आपको ग्रो कराएगा। थर्ड टाइप की जॉब होती है सीएसपी जॉब, वी कॉल इट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। इसमें क्या होता है बेसिकली, आप आपने देखा होगा जब हम कोई प्रोवाइडर यूज करते हैं, जैसे हम किसी सर्विस प्रोवाइडर का लेट्स से राउटर यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द लेट्स से राउटर ऑफ सिस्को या जूनिपर। तो हमारे जो इंजीनियर है, लेट्स से हम सिस्को का राउटर यूज कर रहे हैं कंपनी में नेटवर्किंग के लिए। अब सिस्को के राउटर में कोई इश्यू आ गया, देयर इज सम इश्यू ऑन द सिस्को राउटर। तो सबसे पहले क्या होता है, इफ दिस इज द कंपनी कॉल्ड abc.com, तो सबसे पहले abc.com में जो नेटवर्क टीम होगी, पहले वो ट्रबल शूटिंग करेगी। मतलब L1 L2 L3 लेवल्स तक के बंदे ट्रबल शूटिंग करेंगे। उनसे इशू नहीं फिक्स हुआ, देन कंपनीज विल बी हैविंग द सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट। सिस्को का डिवाइस यूज कर रहे हैं तो सिस्को के वेंडर से वो सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट लेंगे। तो अब क्या होगा, जब हमारे इंजीनियर से इशू फिक्स नहीं होगा, देन वी विल रेज द टिकट टू द सिस्को। फिर सिस्को की तरफ से एक इंजीनियर अलाइंड होता है वहां पे, सिस्को की तरफ से इंजीनियर अलाइंड होगा, वो हमारे साथ कोऑर्डिनेट करेगा और वो हमारी हेल्प करेगा इशू को फिक्स करने में या किसी केस को मिटिगेट करने में। तो इसी टाइप का कुछ काम होता है सीएसपी, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। सीएसपी भी बिल्कुल इसी तरीके से इसी मॉडल पे काम करता है कि अगर आप एज्योर यूज कर रहे हो एज ए क्लाउड या आप AWS यूज कर रहे हो एज ए क्लाउड, तो मार्केट में कई सारे ऐसे वेंडर्स हैं जिनका टाई अप डायरेक्ट कंपनीज के साथ होता है। जैसे एजोर की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है, तो बीच में कुछ ऐसे वेंडर कंपनीज होगी या ऐसे मीडिएटर्स होंगे जो माइक्रोसॉफ्ट से लाइसेंसिंग लेके बैठे हुए हैं कि अगर किसी को एजोर में इशू इशू आता है, तो हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग उस कंपनी का, जैसे abc.com इज ए कंपनी, लेट मी जस्ट टेल यू फ्रॉम द बिगिनिंग। सी, होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ अलग तरीके से थोड़ा, दिस इज वेरी डिफरेंट थिंग। देखो होता क्या है, लेट सपोज कि एक कंपनी है, देर इज ए कंपनी कॉल्ड abc.com। एक इस टाइप की कंपनी है, इसका नाम है abc.com। अब ये कंपनी जो है, इस कंपनी का काम है, लेट्स से दे आर इनटू द इंश्योरेंस बिजनेस, इनका इंश्योरेंस का बिजनेस है, और इसके लिए इन्होंने क्लाउड यूज कर रहे हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। लेट्स से एजोर या AWS कुछ भी हो सकता है, तो मान लो ये एजोर यूज कर रहे हैं। अब क्योंकि ये एजोर यूज कर रहे हैं, तो इनके पास इंजीनियरिंग की टीम है, दे हैव द क्लाउड एडमिन्स। बट इन्होंने ज्यादा क्लाउड एडमिन्स नहीं रखे हुए हैं, लाइक दे हैव ओनली लेवल 1 सपोर्ट। मतलब जो एंट्री लेवल क्लाउड एडमिन्स होते हैं, जो टिकट विकट रेस करने का काम करते हैं, तो या छोटे मोटे कुछ काम कर लेते हैं, उन्होंने इस लेवल के मतलब ज्यादा स्किल वाले बंदे नहीं रखे हुए हैं। दे हैव दिस काइंड ऑफ टीम, क्योंकि ये लोग टेक्निकल नहीं है, दे आर इनटू द इंश्योरेंस बिजनेस, तो इनको आईटी के बारे में ज्यादा पता नहीं है और ये जानना भी नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल, मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इन्होंने क्या करा, एक सीएसपी को कॉन्ट्रैक्ट करा। सीएसपी का नाम था लेट्स से abcxyz.com। xyz.com करके एक कंपनी है जो कि सीएसपी में डील करती है। सीएसपी मतलब क्लाउड सपोर्ट प्रोवाइडर, ये लोग क्लाउड सपोर्ट प्रोवाइडर है, क्लाउड का सपोर्ट देते हैं। तो इस कंपनी ने इसको कांटेक्ट करा कि यार हम लोग एजोर यूज कर रहे हैं, तो यू गाइस विल बी एबल टू हेल्प अस और नॉट। मतलब हमें सपोर्ट चाहिए, वी नीड द सपोर्ट, सो वी आर रेडी टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट इफ यू कैन शो अस द कोटेशन। अगर आप हमें अच्छा कोटेशन दोगे तो हम आपसे सपोर्ट ले लेंगे। उस सपोर्ट में जो है हमारे जो भी बड़े इश्यूज होते हैं, जैसे जो L2 L3 या उससे बड़े लेवल के इश्यूज होते हैं, या फिर कोई ट्रबल शूटिंग बड़े लेवल की, तो हम जो है आपको टिकट रेस करेंगे। मतलब हमारी टीम आपको टिकट रेस करेगी, फिर हमारे एज्योर इंफ्रास्ट्रक्चर में आप लोग हमें सपोर्ट प्रोवाइड करोगे। दिस इज लाइक ए सीएसपी कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें क्या होता है,
इनका जो टाई अप होता है, द सीएसपी कंपनीज, दे विल बी हैविंग द टाई अप विद द सर्विस प्रोवाइडर्स। जैसे एजोर है तो एजोर के केस में इनका माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप है। अब अगर abc.com में किसी यूजर को कोई एजोर का इश्यू आया और अगर वहां की आईटी टीम उसको फिक्स नहीं कर पा रही है, तो वो टिकट रेस करेंगे किसको? xyz.com को। xyz.com वाले जो बंदे हैं, जो इनके क्लाउड एडमिन्स है, दे विल प्रोवाइड द टेक्निकल सपोर्ट टू द abc.com कंपनी। ये लोग सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और पैसे इनके चल रहे हैं, मतलब दे आर इन द कॉन्ट्रैक्ट, सो इनसे जो है चार्जेस लेते हैं ये। देयर विल बी मंथली चार्जेस, देयर विल बी एनुअल चार्जेस, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट, किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, कितनी टिकट्स के ऊपर भी होता है कॉन्ट्रैक्ट की। एक साल में मान लो, लेट्स से इन ए ईयर इफ देयर आर 10,000 टिकट्स कमिंग रिलेटेड टू द एज्योर इन अवर इन्वायरमेंट, सो उसके हिसाब से भी कुछ टिकट्स होती है, कुछ अलग अलग तरीके से। तो इनके अलग अलग बिजनेस मॉडल्स होते हैं। अब मान लो xyz.com के जो क्लाउड एडमिन है, वो लोग भी ट्रबल शूटिंग करवा रहे हैं, बट इनसे भी नहीं फिक्स हुआ, दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू फिक्स द इशू, मतलब इनका सपोर्ट भी काम नहीं आ रहा। तो फिर दे विल रेज, द xyz.com कंपनी विल रेज द टिकट टू द माइक्रोसॉफ्ट ऑन बिहाफ ऑफ abc.com, क्योंकि इनका टाई अप माइक्रोसॉफ्ट के साथ होता है। तो दे विल रेज द टिकट टू द माइक्रोसॉफ्ट ऑन बिहाफ ऑफ abc.com। फिर माइक्रोसॉफ्ट का इंजीनियर कॉल पे आएगा और उसमें xyz.com के बंदे कोऑर्डिनेट करेंगे। xyz.com के जो एडमिन है, क्लाउड एडमिन, दे विल कोऑर्डिनेट विद द माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर ऑन बिहाफ ऑफ दिस यूजर, क्योंकि ये यूजर, इसकी कंपनी तो पैसा दे रही है ना xyz.com को। सो xyz.com की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इशू फिक्स करवाए, माइक्रोसॉफ्ट को केस रेज करे। माइक्रोसॉफ्ट का इंजीनियर आएगा, वो कोऑर्डिनेट वही करेंगे, इशू वही दिखाएंगे, ट्रबल शूटिंग में असिस्टेंस माइक्रोसॉफ्ट का एडमिन देगा, माइक्रोसॉफ्ट का इंजीनियर देगा, बट कोऑर्डिनेशन पूरा इनका होगा। तो ये लोग इशू दिखाएंगे, क्या इशू है, कैसा है, पूरा फॉलो अप यही लोग करेंगे, क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर जाके इशू फिक्स होगा। सो इसको जो है हम सीएसपी मॉडल बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर मॉडल या क्लाउड सपोर्ट प्रोवाइडर मॉडल। तो इस टाइप के मॉडल्स की जॉब बहुत सारी है मार्केट में, और मेजरली जो ऐसी जॉब्स होती है, यहाँ पे ट्रबल शूटिंग्स बहुत होती है। मतलब अगर आप कोई ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जो कि सीएसपी है, क्लाउड सपोर्ट प्रोवाइडर है, वहां पे आपकी हायरिंग हो गई एज ए क्लाउड एडमिन, तो आप किसी दूसरी कंपनी, कोई दूसरी कंपनी लाइक abc.com, आप इन लोगों को सपोर्ट दोगे। इनको कोई इशू आएगा तो ये आपके पास टिकट रेस करेंगे, आप इनको सपोर्ट दोगे, आप इनकी ट्रबल शूटिंग वगैरह में हेल्प करोगे। और अगर आपसे नहीं हुआ तो आप माइक्रोसॉफ्ट को आप टिकट रेस करोगे, या AWS को आप टिकट रेस करोगे, आप कोऑर्डिनेट करोगे। ये नहीं, इनके पास तो राइट्स भी नहीं होते हैं फिर। जब सीएसपी कॉन्ट्रैक्ट होता है, देन द मेन कंपनी विल नॉट हैव एनी राइट्स टू रेज द टिकट टू द सर्विस प्रोवाइडर। वो इसके थ्रू ही जाएगी, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट में होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ SLA। ये सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स के अंदर और OLA के अंदर डिफाइन होता है कि हमारे थ्रू ही आप माइक्रोसॉफ्ट को अप्रोच करोगे, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। वो ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सेस होता है फिर। तो वो सर्विस अकाउंट्स लगा के अपना ब्लॉकेज जो भी करना है, दे विल डू इट। तो इस टाइप की जॉब्स जब होती है, तो यहाँ पे अगर आप इस लेवल पे आ गए हो, अगर आपकी जॉब इस कंपनी में लग गई है जो कि बेसिकली इन चीजों में डील करती है, तो आप बहुत सारी ट्रबल शूटिंग के केसेस हैंडल करोगे। यू विल बी टॉकिंग विद द माइक्रोसॉफ्ट, यू विल बी वर्किंग विद द कंपनीज। और एक कंपनी का मैंने एग्जांपल दिया है, बट बहुत सारी कंपनीज होती है। एक कंपनी, एक सीएसपी कंपनी बहुत सारी कंपनीज को सपोर्ट देती है। और मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट के पास जो क्लाउड सपोर्ट टीम है, उनके बंदे कॉल पे आते हैं ना, तो उनके इंजीनियर सफिशिएंट नहीं होते हैं, तो उन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है सीएसपीज को कि आप लोग जो है हायर करो बंदे, आप हायर करो यहाँ पे। और अगर किसी कंपनी को कोई इशू आता है तो आप उनको सपोर्ट करो। इवन किसी किसी कंपनी ने डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट से भी सपोर्ट ले रखा है, तब भी अगर वो माइक्रोसॉफ्ट को टिकट रेस करता है कि हमारा इशू फिक्स नहीं हो रहा, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अपने वेंडर के पास, अपने सीएसपी के पास केस राउट कर देती है, फिर सीएसपी का इंजीनियर आके देन ट्रबल शूट करवाता है। और ऐसे केसेस, अगर आप में से कोई जॉब करता है, तो आप लोगों ने अगर कोऑर्डिनेट किया होगा माइक्रोसॉफ्ट टीम के साथ कभी ऑन कॉल, तो आपने देखा होगा कि अलग अलग कंपनीज के इंजीनियर आते हैं और वो माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर बन के अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देर आर कंपनीज इन द मार्केट हु डज दिस काइंड ऑफ बिजनेसेस, बहुत है ऐसी कंपनी। और ऐसी कंपनीज में जॉब लगती है इफ यू हैव गुड टेक्निकल स्किल्स एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो, बिकॉज यू हैव टू डील विद द क्लाइंट। तो सर्विस बेस्ड कंपनीज में मोस्टली इस टाइप के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। सैलरी यस ऑफ कोर्स अच्छी खासी है,
लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बहुत है, और ग्रोथ है अच्छी खासी। यू आर डेवलपिंग योर स्किल्स। आप एक टाइम पे ऑपरेशंस में जा सकते हो, या एक टाइम पे आप कोर टेक्निकल स्किल्स में ही अपग्रेड करके आगे जाके बड़े स्केल पे जा सकते हो, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, आर्किटेक्ट्स, मतलब सीखने को हर जगह है। तो दीज काइंड ऑफ जॉब्स आर ट्रिमेंडस इन द मार्केट। बहुत है ऐसी जॉब्स, माइक्रोसॉफ्ट खुद रिलीज करता है। इवन देर आर सम कंपनीज लाइक L&T, इनमें ऐसी टाइप की जॉब्स निकलती है। तो देर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज, बहुत सारी है। तो दिस काइंड ऑफ जॉब्स ऑल्सो यू कैन गेट। तो या तो जब आप जॉब करोगे क्लाउड में, या तो आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में हो, बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, इश्यूज भी फिक्स कर रहे हो, ब्रेक्स भी कर रहे हो, या तो आप ट्रबल शूटिंग एंड सपोर्ट में हो, मतलब डिप्लॉयमेंट का काम है आपके पास बट थोड़ा सा कम है, बट ट्रबल शूटिंग ज्यादा है आपका, और सपोर्ट का काम बहुत ज्यादा पड़ रहा है आपको स्टार्टिंग में। या तो आप CSPs के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, जहाँ पे आप एज ए माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर या एज ए AWS इंजीनियर अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो सामने वाली क्लाइंट कंपनी को, और उनके इश्यूज को फिक्स कराने में हेल्प करते हो। तो इन तीन कैटेगरीज में से एक में आपकी जॉब लगती है या फिर आप करते हो। अब बात आती है कि जो जॉब्स होती है उसमें आप करते क्या हो, मतलब व्हाट यू गाइस विल बी डूइंग ऑन दिस रोल्स। अगर आप इनमें से किसी भी एक प्रोजेक्ट में या किसी भी एक स्कोप में काम करते हो, तो आपका काम है क्या एज ए क्लाउड एडमिन, व्हाट इज योर जॉब, आपका काम क्या है एज ए क्लाउड एडमिन। तो उसमें भी कुछ लेवल्स डिफाइन होते हैं। जैसे जनरली आपने सुना होगा लेवल 1 का इंजीनियर है, लेवल 2 का है, लेवल 3, 4, 5, इस तरीके से लेवल्स डिफाइन होते हैं कंपनी में। डेजिग्नेशंस हर कंपनी के अलग अलग होते हैं। So don't judge a person with his designation, because in the big company, the person who is having the software engineer designation, that person will be equivalent to the subject matter expert, module leader, or even the architect also। मतलब कुछ कंपनी के कंप्लायंसेस होते हैं, तो उनको डेजिग्नेशन उसी टाइप से डिजाइन करने पड़ते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि अगर कोई एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो वो एक नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा। मे बी दैट पर्सन इज वर्किंग ऑन द बिग डेवऑप्स प्रोजेक्ट्स, ही माइट बी लीडिंग द बिग डेवऑप्स ऑटोमेशंस, द क्लाउड ऑटोमेशंस, माइग्रेशन प्रोजेक्ट्स, स्ट्रेटेजी। तो डेजिग्नेशन से कभी भी किसी को डिफाइन मत करना। अगेन द डेजिग्नेशन विल डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, बट यस, अगर कोई एंट्री लेवल इंजीनियर है, मतलब वो बंदा जो लेवल 1 पे काम कर रहा है, एंट्री लेवल पे है, आई कॉल इट लेवल 1। लेवल 1 का मतलब है बिल्कुल फ्रेशर था या ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, 6 मंथ 7 मंथ का एक्सपीरियंस है या 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, एंड दैट पर्सन इज वर्किंग ऑन द क्लाउड। तो उसके डेजिग्नेशन कुछ जूनियर क्लाउड एडमिन टाइप के, या क्लाउड इंजीनियर हो गया, या क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। तो हर कंपनी में अपने अपने डेजिग्नेशंस होते हैं, एज्योर इंजीनियर, एज्योर एडमिन, क्लाउड ऑपरेशंस इंजीनियर, क्लाउड एनालिस्ट। तो इस टाइप के जो बंदे होते हैं हु आर ऑन द लेवल 1, जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, इनका सबसे पहला काम तो होता है पूरे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग करना, कि कोई सर्वर क्रैश तो नहीं हो रहा, कोई सर्वर हाई यूटिलाइजेशन पे तो नहीं जा रहा है, या किसी कंपोनेंट में कोई इशू तो नहीं आ रहा, या फिर बेसिकली कोई स्टोरेज तो नहीं ओवर ऑक्यूपाइड हो रहा है, कंजम्पशन हाई तो नहीं हो रहा है, लेटेंसी तो नहीं आ रही है, कुछ ब्रेकेज तो नहीं हुआ, बैकअप तो नहीं फेल हो गया कहीं सर्वर्स का कंपनी में, डिस्क फेलियर तो नहीं हो गया, रेप्लिकेशन फेल तो नहीं हो गया। तो ये लोग जो है सबसे पहले पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। मॉनिटरिंग के लिए कंपनीज के पास टूल होते हैं, लाइक यू विल सी प्रोमीथियस, ग्राफाना, लॉकी, एलके स्टैक, योर सोलर विंड्स, नेबल, चेक के। तो अलग अलग कंपनी के अपने अपने टूल्स होते हैं, उन टूल्स के ऊपर ये मॉनिटरिंग देखते रहते हैं। एंड इफ एनी इशू कम्स, अगर कोई इशू आया तो उसको फिक्स भी करते हैं। मान लो सर्वर का बैकअप फेल हो गया, वन ऑफ द VM इन Azure whose backup got failed, so these people will also do the troubleshooting। तो इनका काम हो गया प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग करना, और अगर कोई ब्रेकेज हुआ है तो उसको फिक्स करना। इसके अलावा कुछ बेसिक ट्रबल शूटिंग करते हैं स्टार्टिंग में, जो एंट्री लेवल इंजीनियर्स होते हैं क्लाउड में। बेसिक ट्रबल शूटिंग इन द सेंस कि VM का रिमोट नहीं आ रहा, सो दीज पीपल विल डू द ट्रबल शूटिंग, या EC2 का रिमोट नहीं आ रहा, या फिर कोई यूजर स्टोरेज से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये लोग ट्रबल शूटिंग करेंगे। यूटिलाइजेशन हाई जा रहा है सर्वर का, तो दीज पीपल विल डू द फिक्सिंग। तो इस टाइप की बेसिक ट्रबल शूटिंग, कोटा इंक्रीज करना सर्वर्स का, तो स्टार्टिंग में ये सब काम ये लोग करते हैं। नेटवर्क इश्यूज है, P2S कनेक्शन फेल हो गया, साइट टू साइट कनेक्शन फेल हो गया, तो सारा लॉग्स चेक करना, फिक्स करना। तो हालांकि ये भी एक अच्छी खासी ट्रबल शूटिंग है, बट वी कॉल इट बेसिक। मतलब हम जैसे टेक्निकल बंदे इसको बेसिक ट्रबल शूटिंग बोलते हैं कंपनी के नजरिए में। इसके अलावा ये लोग परमिशंस वगैरह मैनेज करते हैं, किसी यूजर को परमिशन देना है किसी सर्वर का, किसी स्टोरेज का, या किसी पर्टिकुलर रिसोर्स का, तो ये लोग परमिशंस वगैरह देने का काम करते हैं, ग्रुप्स को परमिशन देते हैं, यूजर को परमिशन देते हैं।
इन ऑर्डर टू यूज। इवन कोई अगर नया एम्प्लॉय आया है आईटी के अंदर, उसको एज्योर पोर्टल का या एडब्ल्यूएस पोर्टल का एक्सेस चाहिए, तो यही सब लोग परमिशन वगैरह देखते हैं। तो परमिशन असाइन करना, मैनेज करना, ये भी इनका काम होता है। इसके अलावा कुछ डिप्लॉयमेंट में भी ये लोग हेल्प करते हैं बड़ी टीम को, क्योंकि डिप्लॉयमेंट कौन करता है? डिप्लॉयमेंट करते हैं मेजरली सीनियर लेवल के बंदे, यानी कि L3 लेवल से डिप्लॉयमेंट स्टार्ट करते हैं लोग बड़े लेवल पे। इसके अलावा L2 वाले भी डिप्लॉयमेंट कर रहे होते हैं, बट वो L3 की गाइडेंस में कर रहे होते हैं। मतलब सीनियर इंजीनियर हमेशा होता है डिप्लॉयमेंट के टाइम पे, तो उसकी गाइडेंस में डिप्लॉयमेंट होती है। तो ये लोग भी उसमें हेल्प करते हैं। इनको अगर कोई टास्क मिला हुआ है, जैसे मान लो वीएम मूवमेंट का टास्क इनको मिल गया कि वीएम को उठा के एक रीजन से दूसरे रीजन में मूव करना है बिकॉज ऑफ एनी बिजनेस रीजन, तो ये लोग उसमें हेल्प कर रहे हैं। तो डिप्लॉयमेंट कर रहे होते हैं ये लोग भी, बट ज्यादा नहीं। दे आर असिस्टिंग। मतलब इनको डायरेक्ट पीओसी नहीं बनाया जाता कि तुम आओ और अपनी शिफ्ट में आके डिप्लॉयमेंट कर देना। इनके ऊपर बंदे बैठे होते हैं, दे विल बी डूइंग द थिंग इन द गाइडेंस ऑफ सीनियर इंजीनियर। तो सीनियर इंजीनियर के गाइडेंस में ये लोग डिप्लॉयमेंट भी करते हैं। इसके अलावा दे विल ऑल्सो टेक केयर ऑफ पैचिंग एंड अपडेटिंग। जब भी मेंटेनेंस विंडो होती है, मेंटेनेंस विंडो का मतलब है कंपनी में जो भी अपडेट का टाइम होता है, every month if we have to roll out some updates on the server environment or on the storage or whatever, तो ये लोग पैचिंग करने का काम भी करते हैं उस पर्टिकुलर टाइमिंग में। ये लोग सारे सर्वर्स को अपडेट करना, कंप्लायंसेस फिक्स करना, तो ये सब इनके काम होते हैं। तो दे डू अ वेरी ग्रेट जॉब। एसओपी फॉलो करते हैं प्लान टास्क के लिए। जैसे कंपनी में बहुत सारे टास्क प्लान्ड होते हैं। प्लान्ड इन द सेंस, जैसे मान लो वहां पे बैकअप रीस्टोर ड्रिल्स चलती है कंपनी के अंदर। every month they want to restore the backup of some servers just to check whether the backups are properly working or not। मान लो हमने वहां पे 10,000 सर्वर्स के बैकअप लगा रखे हैं, तो आउट ऑफ 10,000 कुछ रैंडम सर्वर्स के बैकअप को रीस्टोर करके देखा जाता है। कुछ क्रिटिकल सर्वर्स पिक कर लेते हैं और उनके बैकअप को रीस्टोर करके देखा जाता है। भले ही उनमें कोई इशू नहीं था, बट दिस इज अ काइंड ऑफ ड्रिल, दिस इज अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस कि अगर मैं रीस्टोर करूंगा तो उस केस में जो मेरे पास बैकअप है, क्या उससे रीस्टोर सक्सेसफुली हो भी रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है इट मीन्स बैकअप लेने का कोई फायदा ही नहीं था। सो दे डू द प्रैक्टिस कि कल को सच में अगर कुछ क्रैश हुआ, सो विल आई बी एबल टू रीस्टोर इट बैक और नॉट। सो रीस्टोर की ड्रिल्स एक प्लान्ड एक्टिविटी है जो कि चलती है। इसके अलावा एएसआर रेप्लिकेशंस, वो चेक किया जाता है कि डिजास्टर रिकवरी के टाइम पे हम लोग रेप्लिकेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप की कुछ प्लान्ड एक्टिविटीज होती है। या फिर परफॉर्मेंस चेक करना, कौन सा सर्वर जो है उसका यूटिलाइजेशन कम रहा इस मंथ में। कोस्ट को चेक करना, एवरी मंथ टेक आउट द रिपोर्ट, चेक द कोस्ट फ्रॉम द एक्सप्लोरर की कोस्ट किसकी ज्यादा आ गई, एकदम से स्पाइक तो नहीं कर गया। तो ये सब जो प्लान टास्क होते हैं इसमें भी ये लोग हेल्प करते हैं। तो ऐसा नहीं है एंट्री लेवल इंजीनियर है तो कुछ नहीं कर रहे। यू कैन सी दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। और जो काम इनसे नहीं फिक्स होता उसको ये सीनियर इंजीनियर को असाइन करते हैं, या सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि मैंने बताया उनको टिकट रेस करना, माइक्रोसॉफ्ट को टिकट रेस करो, एडब्ल्यूएस को करो। तो ये सब भी यही करते हैं। सो ट्रबल शूटिंग भी यही कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट में हेल्प भी करते हैं, पैचिंग वगैरह की कॉल्स पे भी ये रहते हैं, प्लान टास्क में भी ये लोग हेल्प करते हैं, और मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे इंफ्रा की। और सीनियर लेवल एस्केलेशन करना, फॉलो अप करना अगर इनसे कोई इशू फिक्स नहीं हुआ तो अच्छा खासा काम करते हैं ये लोग। इट मीन्स इफ एनी फ्रेशर इज गोइंग टू बी ए क्लाउड एडमिन, या फिर कोई बंदा स्टार्टिंग में क्लाउड एडमिन बनता है, और अगर वो एंट्री लेवल क्लाउड एडमिन है, एक अच्छे लेवल पे इंटरव्यू उसका क्रैक नहीं हुआ है, एंट्री लेवल पे ही गया है, मतलब एक्सपीरियंस तो है ही नहीं उसको, तो वो ऐसे ही काम करता है। whether you are on AWS, whether you are on Azure domain, so you will be doing these kind of jobs। इस एंट्री लेवल पोजीशन में एंट्री लेने के लिए आपके पास क्या स्किल होनी चाहिए? सो यू शुड हैव सम एसोसिएट लेवल नॉलेज ऑफ क्लाउड। आपको क्लाउड के एसोसिएट लेवल नॉलेज होनी चाहिए, मतलब कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है, आईएएस, आईएएस की सर्विसेज को आप कैसे हैंडल करोगे। और पैस की थोड़ी बेसिक, पैस में ज़्यादा नॉलेज होने की जरूरत नहीं है एंट्री लेवल के लिए, बट आईएएस आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेशंस आते हैं, उसकी ट्रेनिंग आप कर सकते हो। सर्टिफिकेशन करने की एज सच कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ट्रेनिंग्स कर सकते हो। जैसे इन Azure वी हैव AJ104, सो यू कैन डू सच काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स। AWS में जो है आप AWS सर्टिफाइड एसोसिएट की ट्रेनिंग कर सकते हो, तो वो आपको एसोसिएट लेवल स्किल दे देता है। बट उस ट्रेनिंग को करने से पहले यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। आपको पता होना चाहिए N+ के बारे में, मतलब आईपी एड्रेस कैसे काम करता है, मैक एड्रेसिंग कैसे काम करती है, OSI मॉडल, प्रोटोकॉल्स का बेसिक कनेक्टिविटी कैसे होती है। तो N+ की नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि नेटवर्किंग इज एवरीवेयर।
इसके अलावा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स की नॉलेज होनी चाहिए क्लाउड पे जाने से पहले। अब ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंड करता है, विंडोज आपको आता है या लाइनेक्स आपको आता है, कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो आना ही चाहिए। दोनों आते हैं तो कहने भी क्या, इफ यू नो बोथ द ऑपरेटिंग सिस्टम देन इट्स ग्रेट, तब तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। बड़ी बात तो कुछ नहीं है आज की डेट में, पीपल नो अबाउट इट। बट अगर एक भी आता है, विंडोज आता है या लाइनेक्स आता है, दैट इज ओके, दैट इज फाइन। सो ओएस की नॉलेज होनी चाहिए। ओएस मतलब सर्वर वाला ओएस, ये नहीं विंडोज 7 8 10 नहीं, सर्वर ओएस लाइक विंडोज सर्वर 2019 2022 सर्वर, या फिर लिनक्स के अंदर आपको रेल या उबंटू के लिनक्स को यूज करना आता है। सो यू शुड हैव दैट नॉलेज। तो ओएस की नॉलेज होना जरूरी है, एन प्लस की नॉलेज होना जरूरी है इस लेवल के रोल्स में जाने के लिए। इसके अलावा क्लाउड कोई भी आप एक चूज कर लो, एडब्ल्यूएस करो या एजोर करो या जीसीपी करो। जीसीपी की थोड़ी अभी ओपनिंग्स कम है, तो एजोर या एडब्ल्यूएस में से कोई भी एक क्लाउड आप चूज करो और उस पर एसोसिएट लेवल ट्रेनिंग करो, अच्छी प्रैक्टिकल, ऐसे नहीं थ्योरी थ्योरी पढ़ के निकल लिए, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करो। और फिर आपको जो है थोड़ा बहुत पावर शेल पे बेसिक टास्क, अगर आप विंडोज के एनवायरनमेंट में जा रहे हो, एजोर वगैरह में जा रहे हो, देन पावर शेल। अगर आप एडब्ल्यूएस में जा रहे हो तो बैश, क्योंकि वहाँ पे लाइनेक्स ज्यादा मिलेगा आपको। सो एडब्ल्यूएस के लिए बैश की नॉलेज, बेसिक नॉलेज, बहुत ज्यादा एडवांस नहीं, क्योंकि एंट्री लेवल पे जा रहे हो, अभी स्टार्ट कर रहे हो आप। और पावर शेल अगर आप एजोर पे जा रहे हो तो बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे अगर मुझे कोई स्क्रिप्ट चलानी है तो कैसे चलाते हैं, अगर मुझे पावर शेल के थ्रू जो है कोई परमिशन हैंडल करनी है या बैश के थ्रू करनी है तो कैसे करते हैं, किसी टास्क को स्ट्रिंग को चेंज करना है, तो ये सब बेसिक चीजें, जैसे डिस्क का स्पेस बढ़ाना है, कुछ डिप्लॉयमेंट करना है, तो बेसिक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको इसकी। क्लाउड आपको अच्छे से आना चाहिए एसोसिएट लेवल पे, और नेटवर्क फंडामेंटल्स अच्छे से होना चाहिए। ये तो चलो आपको एडमिन टास्क पता होने चाहिए, और ओएस भी आपको ठीक ठाक आना चाहिए, या तो विंडोज सर्वर या तो लाइनेक्स, इनमें से कोई एक। तो फिर आप जो है इन लेवल की जॉब्स को कर पाओगे और इन लेवल्स पे अप्लाई कर पाओगे। तो ये तो हो गया एंट्री लेवल का काम। इसके बाद जब नेक्स्ट लेवल होता है आपका, दैट इज योर मिड लेवल, और वी कॉल इट क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, सीनियर क्लाउड इंजीनियर, सीनियर क्लाउड ऑपरेशन इंजीनियर, सीनियर एजोर एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो इस टाइप की जो जॉब है, इनको जनरली लेवल 2 जॉब्स बोला जाता है। मतलब ऐसा नहीं है हर कंपनी में इनको लेवल 2 बोला जाता है, दिस इज द स्टैंडर्ड कि मिड लेवल वाले बंदे जो है वो लेवल 2 पे काम कर रहे हैं। सो लेवल 2 में आपका काम थोड़ा बढ़ जाता है। यू विल बी प्रोविजनिंग एंड मैनेजिंग द क्लाउड रिसोर्सेज, मतलब आपका काम डिप्लॉयमेंट का भी होगा। आपको कोई चीज क्रिएट करनी है तो आप ही करके दोगे, प्लस जो चीज ऑलरेडी बनी हुई है, जैसे मान लो अगर ऑलरेडी 500 वीएम्स बनी हुई है एजोर पे, सो यू विल मैनेज देम, उनका पूरा लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल मतलब उसकी परमिशन हैंडल करना, उसकी पैचिंग हैंडल करना, उसमें आने वाले इश्यूज को ट्रबल शूट करना, उसकी गवर्नेंस, उसकी सिक्योरिटी, ये सब हैंडल करना। इसके अलावा जब उसका काम खत्म हो गया तो उसको डीकमीशन करना। सो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ द सर्विसेज, चाहे वो एडब्ल्यूएस हो चाहे एज्योर हो। तो इस लेवल पे आप ये काम करते हो। इसके अलावा पॉलिसी मैनेज करना, एक्सेस देना, L1 वाले भी करते हैं, L2 वाले भी ये काम देखते हैं, और ये काम इनका अलग हो गया। इसके अलावा दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप द बैकअप्स, रिकवरी। अगर कोई बैकअप लेना है तो ये लोग लेंगे, शेड्यूल लगाना है बैकअप का ये लोग लगाएंगे। अगर कुछ फेलियर हुआ है दे विल डू द ट्रबल शूटिंग, अगर कोई डेटा लॉस्ट हो गया दे विल डू द रिकवरी। सो रिकवरी वगैरह करना, बैकअप इंप्लीमेंट करना, दैट इज देयर जॉब। क्लाउड पे नेटवर्किंग मैनेज करना, जैसे इफ इट इज ऑन AWS, so they will be setting up the VPCs, they will be setting up the peerings, and if it is on the AWS again, so they will be setting up the gateway transit for the connectivity, hub and spoke वगैरह की। Azure पे है, then they will set up the VNets, then peerings, उसके बाद अगेन गेटवे ट्रांजिट। तो बहुत सारे जो ऑप्शंस होते हैं नेटवर्किंग से रिलेटेड, लोड बैलेंसर सेटअप करके देना, एप्लीकेशन गेटवे सेटअप करना, सो दे मैनेज ऑल दीज स्टेप्स। उसमें आने वाले इशू देखना, उसको क्रिएट करना, सेटअप करना। इसके अलावा कुछ रूटीन टास्क होते हैं, मतलब जो डेली टास्क होते हैं, उसको ऑटोमेट करना भी इन्हीं का काम हो जाता है। तो यहाँ पे आईएसी टूल्स आने चाहिए इनको, फॉर एग्जांपल टेराफॉर्म आना चाहिए, या फिर एआरएम आना चाहिए, या बाइसेप आना चाहिए। जनरली कंपनी आज की डेट में टेराफॉर्म मांगती है, सो टेराफॉर्म इज मस्ट। मतलब इतने लेवल पे आने के बाद टेराफॉर्म तो आना ही चाहिए, क्योंकि इस लेवल पे ना सैलरी भी अच्छी हो जाती है। मतलब इफ यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज, अगर आप सीनियर एडमिन हो तो जनरली जो है सैलरी ठीक हो जाती है। मतलब इट इज बिटवीन लाइक, मतलब मैं सारी कंपनी के बारे में नहीं जानता, बट द जनरल सिनेरियो इज बिटवीन 9 लाख टू 13-14 LPA। 9 लाख से 13-14 LPA के बीच का पैकेज हो जाता है। मतलब मैं एक एवरेज फिगर दे रहा हूँ आपको।
अब बाकी कुछ कंपनीज में बहुत कम मिलता होगा, कुछ में और ज्यादा मिलता होगा, लाइक प्रोडक्ट बेस में और भी ज्यादा मिल रहा है इफ द पर्सन इज डूइंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज, तो वो अलग बात है। बट एवरेज तो 9 to 13 14 के बीच में मिल ही जाता है इस लेवल पे। मतलब L2 लेवल या सीनियर क्लाउड एडमिन पे इतना पैसा मिल जाता है, तो ये आना चाहिए। टेराफॉर्म इज कंपलसरी दैट टाइम। क्लाउड एडमिन को भी टेराफॉर्म आना चाहिए, ऐसा नहीं है डेवऑप्स के लिए है। टेराफॉर्म इज ए डिफरेंट थिंग, डेवऑप्स वाले यूज करते हैं, बट क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर विल यूज द टेराफॉर्म फॉर द डिप्लॉयमेंट यूजिंग द आईएसी। तो मैं एक आगे सेशन लूंगा जिसमें मैं टेराफॉर्म का काम क्लियर करूंगा आपको। इट्स नॉट अबाउट डेवऑप्स, इट्स अबाउट द क्लाउड एज वेल, क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेट करते हो टेराफॉर्म से, तो टेराफॉर्म आना चाहिए इस लेवल पे आपको। पहले बहुत इजी होता था, बट नाउ इट इज द जॉब्स हैव बिकम टफ। चीजें कॉम्प्लेक्स हो गई है, बहुत कुछ आ गया है, तो एडवांस चीजें मांगती है कंपनी आजकल। लाइक अर्लियर इट वाज वेरी इजी टू ग्रैब ए जॉब इन द क्लाउड। लोग पहले थोड़ा पढ़ लेते थे क्लाउड के बारे में और इंटरव्यू क्रैक कर देते थे, बट नाउ इट इज द प्री रिक्विजिट्स हैव बिकम मोर। आजकल चीजें बहुत मांगते हैं, तो ये भी मांग रहे हैं, अब टेराफॉर्म आना चाहिए। फिर आपको मॉनिटरिंग के टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द परफॉर्मेंस, सेटिंग अप द अलर्ट्स। तो बहुत सारे अलग अलग टूल्स है, जैसा कि मैंने बताया। जो फेमस टूल है वो है प्रोमेथियस, ग्राफाना, देन लोकी। तो ये टूल्स आने चाहिए। इसके अलावा क्लाउड के अपने खुद के टूल है, जैसे इन AWS वी हैव क्लाउड वॉच, इन एज्योर वी हैव एज्योर मॉनिटर। तो जो क्लाउड के अपने टूल है वो भी आने चाहिए आपको। जैसे अगर आप एज्योर पे काम कर रहे हो, यू शुड बी प्रोफिशिएंट इन एज्योर मॉनिटर, एज्योर लॉग एनालिटिक्स, एज्योर एप्लीकेशन इनसाइट्स। इसी तरीके से अगर आप इस पे काम कर रहे हो AWS पे, देन यू शुड बी गुड इन क्लाउड वॉच। और कंपनी थर्ड पार्टी टूल्स भी यूज करती है, लाइक प्रोमेथियस, ग्राफाना। तो थर्ड पार्टी की भी नॉलेज होनी चाहिए आपको। तो ये भी आपको आनी चाहिए, बिकॉज यू विल सेटिंग अप द अलर्ट्स। कोई सर्वर क्रैश हुआ, कोई बैकअप फेल हुआ, तो ऑटोमेटिक टिकट जनरेट हो, अलर्ट सेटअप हो जाए, तो वो सब आपका काम है। So it's not like level 2, they are the senior engineers, so they will be doing a lot of activity. इसके अलावा कॉस्ट कंट्रोल करना, रिसोर्स ऑप्टिमाइज करना। कोई रिसोर्स की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो उसको ऑप्टिमाइज करके उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करने का आइडिया देना, उसमें सपोर्ट करना सीनियर इंजीनियर्स को, तो ये भी आपका काम है। डेवऑप्स टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना, डेवलपर से कोऑर्डिनेट करना जब वो डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। लेट्स से कोई डेवलपर या कोई डेवऑप्स का बंदा एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहा है किसी सर्वर पे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपका है ना। तो क्लाउड एडमिन उससे कोऑर्डिनेट करेगा ताकि वो सक्सेसफुली डिप्लॉयमेंट कर ले, क्योंकि बहुत सारी डिपेंडेंसीज होती है, बहुत सारी परमिशंस देनी पड़ जाती है, कहीं कहीं इशू आ जाता है सर्वर का कुछ का, तो आप लोग उसको हेल्प करोगे। तो दिस इज ऑल्सो योर जॉब व्हेन यू आर ऑन द सीनियर क्लाउड रोल्स। इसलिए सैलरी भी ठीक है, इससे ज्यादा भी होती है जो मैंने आपको बताया, दैट इज एवरेज पैकेज। इस लेवल पे काम करने के लिए यू शुड बी प्रोफिशिएंट, मतलब ऐसा नहीं है बेसिक बेसिक नॉलेज, आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए क्लाउड पे। कोई भी एक क्लाउड, AWS, एज्योर, मल्टीपल आते हैं तो अच्छी बात है। पावर शेल यूज करना आना चाहिए इफ यू आर ऑन एज्योर, और बैश शेल यूज करना आना चाहिए इफ यू आर ऑन AWS। और AWS पे हो तो CLI भी, एज्योर पे भी CLI, पावर शेल, दोनों चीजें होती है। सो कमांड लाइन इंटरफेस यूज करना आना चाहिए, स्क्रिप्टिंग वगैरह कैसे रन करोगे वो सब पता होना चाहिए। तो थोड़ी बहुत स्क्रिप्टिंग, CI/CD टूल्स के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज यू विल बी ऑटोमेटिंग द थिंग्स ऑन दिस लेवल। तो CI/CD टूल्स हर कंपनी के अलग अलग होते हैं। इन सम कंपनी यू विल सी जेनकिंस, इन सम यू विल सी आर्गो CD, गिटहब एक्शंस। कुछ जगह पे एज्योर का अपना CI/CD चल रहा होगा, कुछ जगह पे AWS का CI/CD चल रहा होगा। सो जो भी रिक्वायरमेंट है, यू शुड बी फेमिलियर। अगर आपको एक दो टूल आते हैं तो आप दूसरे CI/CD भी इंटीग्रेट कर ही लेते हो, बिकॉज फंडामेंटल्स विल बी सेम, कॉन्सेप्ट सेम होते हैं। इसके अलावा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। मतलब सर्वर पे अगर मैं विंडो सर्वर चला रहा हूँ, सो यू शुड बी गुड इन विंडो सर्वर। अगर मैं लाइनेक्स चला रहा हूँ तो आपको लाइनेक्स आना चाहिए अच्छे वाला। मतलब जिस कंपनी में आप काम करते हो आपको उसी के लिए हायर किया जाएगा। अगर उनको विंडो वाले की रिक्वायरमेंट है तो वो विंडो बैकग्राउंड को करेंगे, अगर उनको लाइनेक्स वाले बंदे की रिक्वायरमेंट है क्लाउड पे तो वो लाइनेक्स वाले बैकग्राउंड के बंदे को करेंगे। जस्ट लाइक इन AWS मोस्टली लाइनेक्स वाले बंदे को ही प्रेफरेंस दी जाती है। और एज्योर में विंडो आता है तब भी ठीक है, लाइनेक्स आता है तब भी ठीक है। सो दिस इज, आई एम जस्ट गिविंग यू द क्लैरिटी। तो ऐसा मत सोचना कि AWS पे लाइनेक्स वाले की हायरिंग होगी। नो, इट इज जस्ट ए एवरेज थिंग कि लाइनेक्स वाले इन्वायरमेंट में ही जनरली AWS क्लाउड यूज किया जाता है मोस्टली। तो इसलिए वहां पे तो लाइनेक्स आना मस्ट हो जाता है। मैंने आपको पहले सेशन में भी बताया था, जो मेरा लास्ट सेशन आया था इससे पहले, AWS वर्सेस एज्योर। तो आप उसको रेफर कर सकते हो, दैट विल ऑल्सो गिव यू मोर इनसाइट्स एंड क्लैरिटी। तो यहाँ पे इस लेवल की स्किल होनी चाहिए आपके पास।
तब जाके आप इस लेवल पे सस्टेन कर सकते हो या इस लेवल पे इंटरव्यू दे पाओगे नेक्स्ट लेवल पे एंड जॉब क्रैक कर पाओगे। फिर आता है थोड़ा बड़े लेवल, मतलब जिसको हम थोड़ा हाई फाई लेवल भी बोल सकते हैं, L3 और L4 के लेवल्स, जहाँ पे आपकी सैलरी अच्छी है। मतलब हियर द पैकेज इज लाइक बिटवीन 18 टू 25-26 LPA, 18 से 20-25-26-27 लाख के बीच में पैकेज होता है मतलब इन लोगों का। इवन मोर देन दैट ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। कुछ कंपनीज में तो 30-35 लाख के पैकेज लेके बैठे हुए हैं L3 पे, और कुछ कुछ जगह पे 40 LPA भी है। बट डिपेंड कि उस बंदे की स्किल क्या है जो इंजीनियर है, और उस कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर उन कंपनी को चाहिए बहुत हाईली कोर टेक्निकल बंदा तो फिर पैसे हैं। डिपेंड्स अपॉन बिजनेस टू बिजनेस। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में पैसा ज्यादा है सर्विस बेस्ड के कंपैरिजन में। सो L3 एंड L4 पीपल आर लीडिंग द प्रोजेक्ट्स एक्चुअली। मतलब ये प्रोजेक्ट्स को लीड भी कर रहे होते हैं, पूरी ओनरशिप होती है इनके हाथ में। सो दे विल बी डिजाइनिंग द थिंग्स, डिप्लॉइंग द थिंग्स, बनाना डिप्लॉय करना, पूरा आर्किटेक्चर मैनेज करना, एप्लीकेशन जो भी चल रहा है क्लाउड पे उसके लाइफ साइकिल को मैनेज करना। फिर टेराफॉर्म या एनसीबल या और भी जो टूल्स आते हैं हमारे, ARM, बाइसेप्स, जो भी कंपनी यूज कर रही है उस टाइम पे, उन टूल्स का यूज करके ऑटोमेशन लगाना, प्रोविजनिंग करना। जैसे एक टाइम पे मुझे, इफ देर इज अ रिक्वायरमेंट टू क्रिएट 100 VMs अलॉन्ग विद 20 स्टोरेज अकाउंट्स, सो मैनुअली ना करके इसको टेराफॉर्म की स्क्रिप्ट लिख के उसके थ्रू करना, ताकि टाइम वगैरह बच जाए हमारा, एंड वी शुड बी एबल टू गेट द हेल्प इन द ऑडिट। तो बहुत सारे फायदे टेराफॉर्म यूज करने के, बताऊंगा कभी आगे के सेशंस में। तो ये सारा काम ये लोग करते हैं। मतलब ये थोड़ा बड़े लेवल का काम करते हैं, दे डोंट डू द बेसिक काइंड ऑफ थिंग्स। सो पूरी स्क्रिप्ट लिखना, टेराफॉर्म, एनसिबल या जो भी टूल यूज हो रहा है ऑटोमेशन का, उस पर स्क्रिप्ट लिखना, रिसोर्स बनाना। इसके अलावा माइग्रेशन अगर कोई चल रही है या डिप्लॉयमेंट कर रही है तो उस पर ओनरशिप लेना। जैसे मान लो मेरे को एसक्यूएल का डेटाबेस माइग्रेट करना है फ्रॉम ऑन प्रीमाइसिस टू एज्योर क्लाउड, तो इस लेवल के बंदे जो है ना उस टास्क में इन्वॉल्व होते हैं। L1 L2 वाले भी होते हैं, बट उनको बस रखा जाता है छोटा मोटा कि ठीक है आ रहा है कुछ तो आप लोग जो है क्लीन अप कर दो रिसोर्स, या स्ट्रेटेजी में SOP चेक कर लो और ये स्क्रिप्ट चला दो। बट ये जो बंदे हैं ये पूरा का पूरा हैंडलिंग करते हैं माइग्रेशन में। मतलब दे विल बी माइग्रेटिंग द स्टफ। सो एसक्यूएल माइग्रेट करना है एज्योर में, तो ये पूरा आर्किटेक्ट ने जो प्लान बनाया है उस प्लान को फॉलो करते हुए, उस SOP को फॉलो करते हुए पूरा माइग्रेशन में हेल्प करेंगे। डिपेंडेंसी चेक करेंगे, कैपेसिटी एनालाइज करेंगे, और पूरा का पूरा जो इशू आएगा माइग्रेशन में उसको भी फिक्स करेंगे। तो इनका है थोड़ा बड़े लेवल का काम। डॉकर क्यूबरनेटिस भी ये लोग मैनेज करते हैं। सो इफ इन एज्योर वी आर यूजिंग द क्यूबरनेटिस, तो दैट इज AKS, क्योंकि मैनेज सर्विस यूज करती है कंपनी। AWS पे अगर वो क्यूबरनेटी मैनेज सर्विस में यूज कर रही है, सो इट विल बी EKS, इलास्टिक क्यूबरनेटी सर्विसेज। और अगर वो बेयर मेटल क्यूबरनेटी यूज कर रही है तो वो K8 का कंटेनर यूज करेगी अपने फिजिकल सर्वर्स पे, या एज्योर के अंदर VM बना के, या AWS के अंदर VM बना के। तो जो भी है, इनका काम डॉकर क्यूबरनेटीज मैनेज करना भी होता है। कंपनी मांगती है इस लेवल पे, अगर आपकी हायरिंग हो रही है तो डॉकर क्यूबरनेटीज मस्ट आपको आना चाहिए आज की डेट में। मतलब पहले नहीं मांगते थे बट अब तो सब मांगते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी पॉलिसी पूरा लगाना, कंप्लायंस चेक करना, ऑडिट कंट्रोल्स करना। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, कंपनी में सारे रिसोर्स के ऊपर टैग्स होने चाहिए, इट इज मैंडेटरी। क्यों मैंडेटरी है? क्योंकि एक तो कॉस्ट चेक करने में हेल्प करता है हमें, दूसरा जब ऑडिट होती है ISO वगैरह की तो उस टाइम पे ऑडिटर्स भी चेक करते हैं कि आप कंप्लायंट हो कि नहीं हो, तो टैक्स इज वन ऑफ द कंपलसरी थिंग। सो सारे रिसोर्स बिना टैग के बनने ही नहीं चाहिए, क्योंकि रिसोर्स बनाने का काम जनरली L1 L2 का है। L1 और L2 वाले तो रिसोर्स बना रहे हैं, उन्होंने मान लो कि स्टोरेज बना दिया L1 L2 के बंदों ने, और स्टोरेज पे टैग ही नहीं लगाया उन्होंने, क्योंकि उनको इतनी नॉलेज तो मान लो है नहीं, दे डोंट हैव दैट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। तो हो सकता है दे आर द ह्यूमन, दे कैन डू सम मिस्टेक, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी नहीं है, उनके दिमाग में इतनी चीजें है भी नहीं, तो हो सकता है वो टैग लगाना भूल जाए। बट ये जो बंदे हैं दे डिजाइन द पॉलिसीज, वो पूरा इनहेरिट पॉलिसी लगा देते हैं कि बिना टैग के तो रिसोर्स बनेगा ही नहीं, एरर आएगा। तो अगर कोई नीचे का इंजीनियर डिप्लॉयमेंट कर भी रहा है, इफ एनी जूनियर इंजीनियर इज परफॉर्मिंग द डिप्लॉयमेंट, अगर वो गलती से टैग लगाना भूल भी गया तब भी उसको एरर आएगा कि टैग लगा, क्योंकि पॉलिसी का पार्ट है। तो ये इस टाइप की डिजाइनिंग करते हैं ये लोग बैठ के। सो दे सेट अप दीज काइंड ऑफ थिंग्स। इवन आर्किटेक्ट भी पॉलिसी गवर्नेंस हैंडल कर रहा है, बट ये लोग उनको असिस्ट कर रहे होते हैं बिल्कुल। कुछ बड़े लेवल के इशू आते हैं तो यही फिक्स करते हैं। जब L1 और L2 से इशू फिक्स नहीं होता, देन दीज पीपल विल बी फिक्सिंग अप द इश्यूज। तो इनकी ट्रबल शूटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए,
तभी इनको पैसा भी मिल रहा है। आई टोल्ड यू दे आर अर्निंग वेरी गुड सैलरी। और जरूरी नहीं है कि इस रोल में आने के लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप टेक्निकली अच्छे हो तो आप 2 साल के बाद भी इस तरीके के रोल्स पे काम कर सकते हो। मतलब आपको अगर क्लाउड पे 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी है, इफ यू हैव डन अ लॉट ऑफ कोर्सेज, आपका प्रैक्टिकल फंडामेंटल सब कुछ स्ट्रांग है, यू आर एबल टू क्रैक द इंटरव्यू, आप इशू को भी फिक्स कर लेते हो, आपको बहुत सिनेरियो बेस्ड अंडरस्टैंडिंग है, इन मान लो इन 2 साल में आपने बहुत कुछ सीखा करंट ऑर्गेनाइजेशन में भी, तो आप ऐसे इंटरव्यूज क्रैक कर सकते हो। ऐसा कोई बैंड नहीं है कि आपको जो है सीनियर एडमिन बनने के लिए 5 से 7 साल देने पड़ेंगे क्लाउड में तब आप बनोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप एक ही लेवल पे, मान लो आप लेवल 2 पे हो और आप 10 साल से उसी लेवल पे पड़े हो, तो आपने कुछ सीखा नहीं है। तो ऐसा मत सोचना कि बैठे बैठे मेरा प्रमोशन होगा। नो, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली लर्न द थिंग्स। आप एक लेवल पे हो तो नेक्स्ट लेवल की चीजों को सीखो, आप उससे रिलेटेड कोर्स करो, उसका इम्प्लीमेंटेशन करो, प्रैक्टिकल करो, स्किल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, इंटरव्यूज दो, क्रैक कर पाओगे तो वहां पे काम भी कर पाओगे। तो ऐसा कोई बैंड नहीं है कि हाँ इतना साल निकालना पड़ेगा, कि L1 पे मेरे को 2 साल देने पड़ेंगे, L3 पे, ऐसा कुछ नहीं है। I have seen the people who have 3.5 years of experience and they are working as cloud leader, tech lead. I have seen that. Even I am also one of them. Within short span of period, I was able to crack the interviews of tech lead that time. And currently, I am working as subject matter expert. I am the SME of cloud and automation domain right now. So this happens. So you have to work. You have to sharpen your skills. So anyways, तो इस लेवल पे आपका ये काम हो जाता है। इसके बाद अगर आप इस लेवल पे काम करना चाहते हो L3 एंड L4 पे, तो मैंने आपको बताया, एक तो आईएससी टूल की नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे टेराफॉर्म बहुत चल रहा है तो टेराफॉर्म की आपको स्ट्रांग नॉलेज होनी चाहिए। क्लाउड में आपका स्पेशलाइजेशन होना जरूरी है, एसोसिएट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, इसके अलावा भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अगर मैं एजोर की बात करूँ तो एजोर लेवल पे AZ104 एसोसिएट की नॉलेज। देन आपको सिक्योरिटी की नॉलेज होनी चाहिए, सो AJ500 की ट्रेनिंग्स आपके पास होनी चाहिए। देन AJ700 अगर आपको आता है नेटवर्किंग कैसे यूज करते हैं एज्योर में, और AJ305 आर्किटेक्ट्स वगैरह कैसे काम करते हैं आर्किटेक्चर पे, और साथ में डेवऑप्स। तो डेवऑप्स अगर आपकी कंपनी एज्योर पे यूज कर रही है, सो यू शुड नो द AJ400 कोर्स कंटेंट एज वेल। तो आपको मल्टी स्किल्स पे काम करना पड़ता है अपने डोमेन में। मीन्स यू हैव टू ब्रिंग द एक्सपर्टीज, आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, एडवांस नॉलेज होनी चाहिए सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग की। CI/CD पाइपलाइन कैसे लगाते हैं, स्क्रिप्ट कैसे ऑटोमेट करते हैं। तो CI/CD पाइपलाइन भी हर कंपनी में अलग अलग होता है, मैंने बताया। कुछ कंपनी में जेनकिंस यूज हो रहा है, कुछ में आर्गो CD, कुछ में गिटहब एक्शंस, कुछ में एजोर का अपना CI/CD हो रहा है। तो जो भी है उनकी रिक्वायरमेंट, यू शुड नो दैट। अब आपको मान लो जेनकिंस आता है बट आपको एजोर का डेवऑप्स नहीं आता, सो दैट्स नॉट ए बैड थिंग, क्योंकि फंडामेंटल सेम है। अगर आपने जेनकिंस में काम किया, आपको पता है CI/CD पाइपलाइन कैसे काम करती है, सो इट विल हार्डली टेक यू 1 आवर टू नो द एजोर डेवऑप्स। आप खुद से सीख के उस कंपनी में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये मत सोचना कि मेरे को जेनकिंस आता है तो मैं एजोर डेवऑप्स पे कैसे काम करूंगा या आर्गो CD पे कैसे काम करूंगा। फंडामेंटल्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर, टेक्निक चेंज हो जाती है, कुछ प्लगइन्स चेंज हो जाते हैं, तो वो तो फिर आप 1-2 घंटे में सीख जाते हो, क्योंकि आपका एक्सपोजर है एक पर्टिकुलर टूल में, तो दूसरा सीखने में टाइम नहीं लगता। बट पहला भी नहीं आता है, बिल्कुल जीरो, तब तो फिर टाइम लगेगा। इट टेक्स देन 1 or 2 weeks टू टू गेट द CI/CD अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिकली। मॉनिटरिंग और लॉगिंग टूल्स की नॉलेज आपको भी होनी चाहिए। प्रोमीथियस, ग्राफाना, सोलर विंड्स जो भी है, तो प्रोमीथियस, ग्राफाना और ELK और लोकी, ये बड़े फेमस टूल है आज की डेट में। तो जब डिमांड होती है उसी के हिसाब से कंपनी मांगती है टूल, तो आपसे भी वही मांगेगी। इसके अलावा कोलैबोरेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। मीन्स यू हैव टू डील विद डिफरेंट डिफरेंट टीम ऑल्सो, क्योंकि उनके इश्यूज आएंगे, उनके टास्क आएंगे, तो आप उनको असिस्ट करोगे, यू विल बी सपोर्टिंग देम। तो आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी होनी चाहिए, डीलिंग स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, सो दैट यू कैन बी ऑन द कॉल, यू कैन सपोर्ट देम। कॉल का मतलब है मीटिंग्स, वो फोन वाली कॉल नहीं, लाइक जूम मीटिंग्स, टीम्स मीटिंग। तो इन सब कॉल्स में जाके आप ट्रबल शूट करा सको कॉम्प्लेक्स इश्यूज को। सो इसके लिए आपके अंदर कोलैबोरेशन स्किल्स होनी चाहिए। इसके बाद आता है आपका सबसे बड़ा लेवल, जिसमें लीड इंजीनियर्स होते हैं, मॉड्यूल लीडर, प्लेटफॉर्म लीडर, आर्किटेक्ट, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट या सर्विस ओनर्स। हर कंपनी में अपने अपने लेवल्स होते हैं। ये सबसे बड़े लेवल पे गिना जाता है क्लाउड के अंदर। एंड हियर यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द आर्किटेक्चर डिजाइन। पूरी कंपनी का प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हो आप। मान लो कंपनी के पास 100 डेटाबेस है विच इज इन ऑन प्रेमाइसिस,
इट इज कॉजिंग द कॉस्ट, यहाँ पे खर्चा बहुत आ रहा है. सो कंपनी हैज डिसाइडेड दैट नाउ दे वांट टू मूव ऑल द 100 डेटाबेस टू द एज्योर. So you will design the strategy as a architect या SME. You will design the strategy कि कैसे मूव करना है, क्या SOP होगा, पूरी प्रेजेंटेशन बना के समझाना स्टेक होल्डर्स को कि भाई तुम्हारे डेटाबेस है, मूव करने वाले हैं, उसके लिए ये स्टेप्स होंगे, इतना टाइम लगेगा, इतनी मैन पावर लगेगी, डाउन टाइम इतना चाहिए, ये टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट हो सकती है. तो पूरी प्रेजेंटेशन समझाना, पूरी पिच देना, उसके लिए आपको हाईली टेक्निकल होना जरूरी है. इस लेवल पे आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए बिकॉज यू हैव टू डील विद द clients. You will be communicating with them, so your communication skills should be good in the sense you should be able to speak in English, you should be able to present your thoughts in a meaningful manner, because in your meetings there will be leaders, like there can be the CTO person, there can be project heads, there can be the vice president of technology over the call, because they are the stakeholders. तो उनको समझाना पड़ेगा आपको. So you should be good in communication. Speaking अच्छी होनी चाहिए आपकी इस लेवल पे. Convincing power, you should be able to present your thought, your topic with the clarity to the senior management. और टेक्निकली तो मतलब यू शुड बी वेरी ग्रेट. देखो 100% कोई नहीं होता किसी भी फील्ड में, कभी नहीं होने वाले आप. आईटी में तो भूल जाओ. मतलब आई एम ऑल्सो नॉट 100% इवन विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. आई विल नॉट से दैट आई एम 100%. और कोई अगर कहता है तो बेवकूफ है. नो वन कैन बी 100% इन द आईटी इवन नाउ डेज इन द रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड, जहाँ पे एआई जैसी चीजें आ गई है. एआई आपसे ज्यादा स्मार्ट है आज की डेट में. और कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है. लाइक आफ्टर एवरी 3 years ऑफ स्पैन एवरीथिंग्स आर गेटिंग चेंज्ड. देयर इज अ रिवोल्यूशन इन द आईटी. तो चीजें बदल रही है एंड वी कैन नॉट से दैट वी आर एक्सपर्ट इन एनीथिंग. तो इतना है कि चलो पीपल आर 85 to 90% स्किलफुल, तो इसी को एक्सपर्ट बोल दिया जाता है. इतनी नॉलेज तो हो जाती है विद एक्सपीरियंस, विद राइट टूल्स प्रैक्टिसेस, विद राइट इम्प्लीमेंटेशन, विद राइट प्रोजेक्ट्स. बट 100% कोई कभी नहीं बोल सकता, क्योंकि ऐसे ऐसे इश्यूज आते हैं कि आर्किटेक्ट भी फिक्स नहीं कर पाते. फिर वो जाना पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट पे या AWS पे. फिर उनके इंजीनियर भी नहीं कर पाते हैं. आई हैव सीन द cases where it was stuck for 5 months, 6 months with the Microsoft, with the AWS, with the other providers, Oracle. ऐसा होता है. This happens, trust me. तो 100% कोई नहीं है, बट हाँ दे हैव वेरी गुड, दे हैव ग्रेट टेक्निकल स्किल्स. उन्होंने अलग अलग बैकग्राउंड में काम किया होता है. जस्ट लाइक आई हैव वर्कड ऑन सर्वर बैकग्राउंड, द विंडोज एडमिनिस्ट्रेशन, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन, EXSI, OpenShift, then cloud, then automation, then orchestration projects like Kubernetes, OpenShift again, then some security governance projects, then migration, DevOps. So मतलब ये टेक्नोलॉजी में मल्टीपल स्पैन्स में काम कर चुके हैं. सो दे हैव द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग. इनको ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाँ क्लाउड पे VM आता है. नो, दे हैव द ओवरऑल आर्किटेक्चर अंडरस्टैंडिंग कि यार चीजें बैकएंड में कनेक्टेड है कैसे. अगर ऑन प्रीमाइसिस एजोर के साथ कनेक्ट हो रखा है तो कैसे हो रखा है. दे हैव द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कि ऑन प्रेम में भी क्या चल रहा है, एजोर में भी क्या चल रहा है. तो इनको सब पता है. मतलब दे आर गुड टेक्निकल पीपल. सो इनका काम है पूरी स्ट्रेटेजी को लीड करना, पूरा प्रोजेक्ट बनाना, उसका आर्किटेक्चर, फिर टीम अडॉप्ट करे उसको, मतलब टीम को समझाना, टीम के थ्रू काम भी करवाना, खुद भी करना. ये जो L1 L2 L3 के लेवल के बंदे हैं, इनको काम पकड़ाना कि भाई तुम ये काम करो, तुम्हारा डिप्लॉयमेंट का ये काम मैं दे रहा हूँ, इस टास्क पे तुम काम करो. और खुद भी करते हैं, बड़े बड़े काम खुद कर रहे हैं. माइग्रेशन प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे हैं पूरे पूरे. डिजाइनिंग कर रहे हैं स्केलेबल सॉल्यूशंस कि अगर मेरा क्लस्टर है जिसमें 4 सर्वर्स है, तो इन पे लोड आ गया तो क्या होगा. तो ऑटोमेशन के थ्रू ऑटोमेटिकली और सर्वर्स ऐड हो जाए अपने आप. तो स्केलेबल सॉल्यूशंस बोलते हैं इनको. वो सब ये डिजाइन करते हैं. डिसीजंस लेते हैं कि भाई मल्टी क्लाउड में रहेंगे, हाइब्रिड में जाएंगे या सिंगल क्लाउड में रहेंगे, एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होगी, कौन सा क्लाउड लेना चाहिए कंपनी में, पूरी पिचिंग करना कि क्या है. अगर आज एजोर चला रहा हूँ तो क्या फ्यूचर में भी एजोर चलाऊंगा, डिपेंडिंग अपॉन माई बिजनेस. कहीं मेरे को ऐसी जरूरत तो नहीं पड़ जाएगी कि कहीं AWS लाना पड़े, या कहीं ऐसी जरूरत तो नहीं है कि दोनों ही क्लाउड अभी के अभी यूज करने पड़े. तो इसमें पैसा कैसे बचाऊंगा, कौन सी सर्विस एजोर पे चलाऊं, कौन सी AWS में चलाऊं. ये सारा मतलब पूरा दिमाग वाला गेम है. गवर्नेंस डिजाइन करना, पॉलिसी डिजाइन करना, बेस्ट प्रैक्टिसेस की ऑडिट में ना फंस जाए हम, पूरा टीम हैंडल करना, प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस की भाई माइग्रेशन 6 months में कंप्लीट होना चाहिए तो होना चाहिए. इनका काम है ये. दे आर द लीडर्स. पूरा टेक प्रोजेक्ट लीड करते हैं ये. वेंडर के साथ रिलेशनशिप यही लोग हैंडल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के साथ या AWS के साथ. और पूरी पूरी बिलिंग भी यही लोग देख रहे हैं. बिलिंग को कम करना भी इनका काम है. इनोवेशन लेके आना, नए नए प्रोजेक्ट्स,
नए नए आइडिया लेके आना, कंप्लायंस हैंडल करना, जो इंडस्ट्री के कंप्लायंस है, आईएसओ ऑडिट, सॉक 2 ऑडिट, हिप्पा ऑडिट, ये सब इनको पता होना चाहिए। और इस लेवल पे जाने के लिए आपके पास आर्किटेक्चर की स्किल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है पढ़ पुढ़ा के कोर्स करके आप आर्किटेक्चर बन जाओगे, नो। आप चाहे सारे सर्टिफिकेशन कर लो एजोर में या एडब्ल्यूएस में, स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू बिकम द आर्किटेक्ट। कुछ लोग आपने देखे होंगे ना, दे आर 15 टाइम्स सर्टिफाइड इन AWS, 12 टाइम्स सर्टिफाइड इन Azure, बट इफ दे डोंट हैव द एक्सपोजर ऑफ द रियल प्रोजेक्ट्स, अगर उन्होंने प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं किया है, आर्किटेक्चर के कुछ डिजाइनिंग प्रोजेक्ट्स पे, एक दो प्रोजेक्ट पे भी अगर आपने काम किया है, देन यू विल हैव द अंडरस्टैंडिंग। बट अगर आपने प्रोजेक्ट पे काम कभी नहीं किया, आपको बिग पिक्चर पता ही नहीं है, तो इस टाइप के जो इंटरव्यूज है वो इतना इजी नहीं है निकालना जितना आप सोच रहे हो, बिकॉज हियर द सैलरी इज ग्रेट। लाइक इन आर्किटेक्चर लेवल द पीपल आर अर्निंग बिटवीन 40 to 70 LPA, 40 से 70 लाख, इवन मोर देन दैट ऑल्सो। इन इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। द पीपल आर अर्निंग दैट लेवल ऑफ सैलरी। कुछ जगह पे 35 LPA भी है, बट यस द एवरेज इज लाइक 40 LPA। मतलब आर्किटेक्ट लेवल का बंदा 40 LPA, 50 LPA, 55, 60, 70, 80 करोड़ तक भी जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द बिग पिक्चर की भाई वो किस लेवल का बंदा है और किस कंपनी में है। तो इसमें आपको आर्किटेक्चर नॉलेज होनी चाहिए, कॉस्ट वगैरह मैनेज करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना, खर्चा बचाना कंपनी का, ऑप्टिमाइज करना। डीप नॉलेज होनी चाहिए मल्टी क्लाउड, एक क्लाउड नहीं चलेगा यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मैं एजोर में एक्सपर्ट हूँ देन आई विल बिकम द आर्किटेक्ट। भाई मल्टी क्लाउड, क्योंकि आप कंपैरिजन कर रहे हो ना, यू आर गिविंग द पिच टू द क्लाइंट। वो तो सामने से बोल देगा यार मैं तो AWS चला रहा हूँ, इससे बढ़िया तो AWS में ही रहता हूँ, और आप गए हो एजोर की पिच करने, तो आप कंपैरिजन कैसे करोगे कि एजोर और AWS में क्या अच्छा है क्या नहीं है, कौन सी चीज AWS पे अच्छी है, कौन सी चीज एजोर पे। सो यू शुड हैव ए डीप नॉलेज, डीप मतलब एक्सपर्ट, ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से हवाइया। यू शुड बी एक्सपर्ट। और एक्सपर्ट का मतलब 100% तो कुछ नहीं होता, मैंने बताया। सो एटलीस्ट 85 to 90% नॉलेज तो होनी चाहिए। सब कुछ किसी को नहीं आता, मेन मेन चीजें आती है लोगों को। एंड लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए आपके अंदर। कल को आपको क्लाइंट ने बोल दिया कि यार आप आर्किटेक्ट हो, आपकी टीम में एक बंदा है जो रात को शिफ्ट में है, ही इज इन द नाइट शिफ्ट, और वो बंदा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, कल को सर्वर क्रैश हो गया, तो अगर वो बंदा उसको, वो जो बंदा है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, वो एकदम से लीव लेके भाग गया रात को कि मेरे घर में प्रॉब्लम है, आई एम गोइंग, तब दूसरे जो इंजीनियर है बेचारे, वो बेचारे जूनियर है, दे आर द जूनियर क्लाउड एडमिन, तो वो कैसे आपकी एब्सेंस में हैंडल करेंगे, क्योंकि आप तो डे शिफ्ट करते हो। तो लीडरशिप स्किल की भाई आपने ऐसा प्रोसेस बना रखा है कि आपकी एब्सेंस में भी काम हो जाए। SOPs बना रखे हैं आपने कि जूनियर इंजीनियर भी देख देख के ट्रबल शूटिंग कर ले, तो ये सब इनका काम है। SOPs बनवाना, कम्युनिकेशन हैंडल करना क्लाइंट का, कि क्लाइंट जो है उसको इशू आ रहा है, कोई SLA मिट नहीं हो पा रहा है, वो फिर एस्केलेशन करेगा, तो ये लोग जाके हैंडल करेंगे, मैनेजर जाएगा कॉल पे। तो लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए इनके अंदर, मीन्स दे शुड बी एबल टू स्पीक, दे मस्ट हैव द ग्रेट प्रेजेंटेशन स्किल्स। वो अपनी बातों को समझा सके। अब उसके लिए जरूरी नहीं है फैंसी फैंसी स्लाइड्स बनाओ, नो। स्लाइड व्लाइड बनाना मैनेजर्स के काम है, मतलब जरूरी नहीं है बहुत हाई फाई PPT बनाओ, बट दे शुड बी impressive. They should know how to deal, how to speak, how to persuade another person. It's like I am using a normal word file right now, but I am able to explain my thoughts कि भाई क्या क्या काम करते हैं, मैं clarity दे पा रहा हूँ। So this is how the skill should be there, the persuasion skill should be there. तो इनको ये चीजें आनी चाहिए, क्योंकि इस लेवल पे काम करने के लिए आप पैसा मोटा ले रहे हो, काम बड़ा कर रहे हो, और बातें बहुत होगी। तो रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस, ये सब चीजें, मतलब यहाँ पे कंप्लायंस की बात होती है, गवर्नेंस की बात होती है, पॉलिसी, कोस्ट कंट्रोल, माइग्रेशन, इस तरीके की बात होती है। और इस लेवल पे आप पहुंच गए तो फिर बहुत ही ज्यादा पैसे कमाओगे आप। यू विल बी अर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। और इनको ऑटोमेशन भी आता है, इनको डेवॉप्स भी आता है, इनको क्लाउड भी आता है, और अगर AI है उस कंपनी में तो इनको AI भी आता है, तो इनको सीखना बहुत पड़ता है, क्योंकि ये पैसा भी बहुत ले रहे हैं। सो यहाँ से जो लेवल 3 हो जाता है, लेवल 3 से अच्छी खासी कमाई स्टार्ट हो जाती है, मतलब 25, 30, 40। और आर्किटेक्ट लेवल पे तो मैंने आपको बता ही दिया, तो सैलरीज आर वेरी ग्रेट, लाइक 50, 60, 70, इवन इन करोर्स। बाकी लेवल 1 और 2 पे मतलब 15 से 20 लाख के बीच में तब भी आप पहुंच जाते हो, इफ यू हैव गॉट वेरी गुड टेक्निकल स्किल्स, तो 20 तक तो यहाँ पे भी पहुंच जाते हो। बट उससे ऊपर के स्केल यहाँ से स्टार्ट होते हैं। सो आई एम जस्ट गिविंग यू वन ऑफ द जनरल फिगर। ऐसा मत सोचना कि इनको इतना मिलता ही मिलता है, हो सकता है ज्यादा मिलता हो सकता है कम मिलता हो। दिस इज आई एम टेलिंग यू बेस्ड अपॉन माई एक्सपीरियंस, कि मेरे को जितनी इंडस्ट्रीज मैंने देखी है,
अभी तक जितने साल मैंने काम किया, जितने लोगों को मैं जानता हूँ, या जितनी इंडस्ट्रीज के बेंचमार्क्स को मैं जानता हूँ, तो उस तरीके से एक जनरल फिगर दे रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक फिगर कि इस कंपनी में इतना ही मिलता होगा, आई डोंट नो, क्योंकि मेरे को क्या पता इसमें क्या मिलता है। बट ये एक जनरल फिगर है कि इस तरीके की हायरिंग इतने पैकेज पे हो जाती है आज की डेट में, आज के डेट में इतना मिलता है। अब तो इसको ये मत मान के चलना कि दिस इज ए कटु सत्य कि यही है, ये नहीं है। दिस कैन वेरी, but this is overall the kind of job that people do in the cloud, and this is their responsibility according to their scope and level. So ये जो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पूरी फाइल I will attach it in the description of the video, so you can get it from there. Otherwise, I will just mention all these details in the description as well, so you will have the understanding from there. तो आप इसको अपने पास as a reference use करके रख सकते हो. So this is what we discussed in our session. So आज मैंने कोई technically discussion नहीं किया. आई वॉन्टेड टू गिव यू द क्लैरिटी, क्योंकि आप लोग क्लाउड को पढ़ रहे हो, क्लाउड सीख रहे हो, सो यू शुड नो दैट क्या काम करते हैं. तो जो लोग एक करंट लेवल पे है, जो लोग लेवल 2 पे काम कर रहे हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग हो गई कि आगे के लेवल पे क्या काम करना है और कितनी स्किल डेवलप करनी है. जो लोग बिल्कुल फ्रेशर थे, उनको पता लग गया कि क्लाउड पे जाने के लिए क्या करूं. और जो लोग लेवल 3 या 4 पे काम कर रहे थे, उनको पता लग गया कि आर्किटेक्ट बनने के लिए क्या स्किल्स चाहिए या फिर वो लोग क्या काम करते हैं. तो ये वीडियो सबके काम आई. इट वॉज नॉट ओनली टारगेटिंग द फ्रेशर्स, it was for all the people who used to work in the cloud industry on different levels. So हर बंदे को कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी, आई होप सो. एंड इन केस you have any doubt, you can discuss with me via email or through the chat, through the comment. So you can drop a comment into the video and I will try to address that. And even you can also drop me the email. And hope you like this video, so you can subscribe to my channel for more notifications. Even I focus on core technical stuff, so you will be getting a lot of core technical skills, and you can hit the bell notification icon as well. So कर लेना सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना. एक्चुअली आई एम नॉट गुड टू आस्क अबाउट इट, बट कर लेना, दिस विल हेल्प यू. बाकी लेट्स कनेक्ट इन द नेक्स्ट सेशन. सी यू नेक्स्ट टाइम. So thank you very much for your timing. Have a great future ahead. Bye.